नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, जहां आज सबसे पहले आपको दस्तक देनी है चुनाव लड़ने के नाम पर उगने वाले उन छोटे दलों की राजनीति के नाम पर जो सिर्फ काले धन को सफेद करने की दुकान बनकर रह गए जाते हैं। ईडी, सीबीआई के बाद हमारे देश में आज कई राज्यों में इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। ये छापे उन दलों के अधिकारियों और दफ्तरों और ठिकानों पर मारे गए जिन पार्टियों का कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन चुनावी चंदे के नाम पर हमारे देश का नुकसान करने वाले ये छोटे छोटे दल लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और इसीलिए बहुत ध्यान से हमारी रिपोर्ट देखिए और दीजिए दस्तक। एक दल चुनाव में जीतता है, कई दल चुनाव में हारते हैं, लेकिन एक तीसरा दल होता है जो न चुनाव जीतने के लिए लड़ता है न चुनाव हारने के लिए लड़ता है। वो तीसरा दल चुनाव के नाम पर सिर्फ खेलता है। ये तीसरा दल कौन है जिस पर अब आयकर विभाग नहीं मौन है? वो तीसरी पार्टी जो चुनाव आने के वक्त खरपतवार की तरह देश में उगकर नेतागिरी का निवेश करती है। कभी आपको अंदाजा नहीं होता कि ऐसी पार्टियां देश में काले धन की खेती करने में कितनी बड़ी सहयोगी हो जाती हैं। जरा कुछ नाम सुनिए: अंबेडकर क्रांति दल, अवामी सोशलिस्ट पार्टी, लोकतांत्रिक चेतना पार्टी, एकता क्रांति दल, जय जनतंत्र जय जनार्दन पार्टी, जय समाज पार्टी, लैटिन कांग्रेस, पश्चिमी प्रजातंत्र मोर्चा, भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी। ऐसे ऐसे दलों के नाम जो आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन चुनाव के आसपास ऐसे दलों की बाढ़ आती है कि चुनाव नहीं लड़ते, जनता के हित में चुनाव में उतरने का दिखावा करके देश में काले धन का विकास करते हैं, जिनके खिलाफ बुधवार को एक साथ कई राज्यों में आयकर विभाग की टीम ने दस्तक दी। अकेले यूपी में दावा है 20 से ज्यादा जिलों में छापेमारी हुई। कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर में हुई छापेमारी से आप ये कहानी समझिएगा, आखिर कैसे छोटी छोटी पार्टियां उगती हैं और काले धन को सफेद करने का खेल रचती हैं। इस वक्त मौजूद है कानपुर में एक लोकेशन पे जहां पे इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। लखनऊ में इस समय गोपाल राय के आवास पर यहां पर छापेमारी की जा रही है। कानपुर में जनराज्य पार्टी, लखनऊ में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, सुल्तानपुर में अपना देश पार्टी चलाने वालों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। आप सोचेंगे इन पार्टियों का नाम तो सुना नहीं, फिर क्यों छापेमारी? हम कहेंगे रुकिए। बीजेपी के तमाम नेताओं की तस्वीर लगाकर एक एनजीओ और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी चलाने वाले गोपाल राय का ये लखनऊ में 3 मंजिला मकान है। भीतर पुलिस वाले दिखते हैं, अंदर और आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम है। रेड डाली जा रही, लेकिन क्यों? कानपुर में इस घर को देखिए, साधारण सा घर है, जनराज्य पार्टी से जुड़े पदाधिकारी का घर है, जहाँ इनकम टैक्स के अधिकारी छापा मारते हैं, लेकिन क्यों? ये छापेमारी तब करी जा रही है जब जून के महीने में इलेक्शन कमीशन को कई कंप्लेंट्स मिली कि पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल डोनेशंस लेकर सेक्शन 13A इनकम टैक्स का फायदा उठाकर पैसा ब्लैक को व्हाइट में कर रही हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई और उसके बाद ये पूरी छापेमारी आज करी जा रही है। आगे आप छोटे दलों के काले खेल को समझें, उससे पहले अमीरी और गरीबी के फर्क को नोट कर लीजिए। जो कहता है कि भारत के 10 सबसे अमीर लोग अगर रोज 7 करोड़ रुपए खर्च कर दें तो दौलत खत्म होने में 84 साल लगेंगे। भारत में टॉप के 98 अरबपतियों पर सिर्फ 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर 7 साल तक आयुष्मान योजना की फंडिंग हो सकती है। देश के टॉप 98 अरबपतियों पर 4% का अतिरिक्त टैक्स लगाकर 17 साल तक सिर्फ उसी पैसे से मिड डे मील योजना चल सकती है। भारत में टॉप के 100 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जिससे अगले 365 साल तक भारत में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम को चलाया जा सकता है। अमीरी और गरीबी के बीच फर्क बताने वाले इन आंकड़ों के बाद सच्चाई यह है कि देश में काला धन अब भी लगातार बहुत सारे लोगों के घरों से निकल रहा है। चुनाव के दौरान गाड़ियां ब्लैक मनी उगलती हैं। ऐसे हर नोट के पीछे वही छोटे दल जिम्मेदार होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए पार्टी बनाते हैं। ऐसे दल जहां आयकर विभाग छापा मार रहा है, उनका असली खेल कुछ और होता है। देश में चुनाव नजदीक आने पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी होती हैं जो चुनाव में चंदा लेने के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने की फैक्ट्री बन जाती है, क्योंकि ऐसे दलों को चंदा देने वालों को टैक्स में छूट मिलती है। अब इस खेल को और विस्तार से समझिए। देश में बहुत छोटे छोटे दल दरअसल टैक्स चोरी की दुकान है। जैसे राम कुमार को 1 करोड़ से अधिक की आय पर
33% टैक्स चुकाना होता है। इस हिसाब से राम कुमार को 1 करोड़ 1 लाख की आय होने पर 33,32,000 रुपए का टैक्स भरना होगा। लेकिन ये राम कुमार किसी अनजान सी छोटी सी पार्टी को 10 लाख का डोनेशन देकर आय अपनी 91 लाख दिखा देता है। इस हिसाब से टैक्स की दर घट जाती है तो टैक्स घटकर हो जाता है 29,08,000 रुपए। यानी पहले राम कुमार को 4,14,000 रुपए का सीधा फायदा हुआ। इसके बाद वही छोटा दल कमीशन के तौर पर 7 से 10% पैसा लेकर बाकी पैसा राम कुमार जैसे लोगों को वापस कर देता है। यानी 10 लाख का चंदा दिया तो 1 लाख का कमीशन छोटे दल ने अपने पास रखा, बाकी 9 लाख लौटा दिया। इस तरह राम कुमार जैसे लोग जितना पैसा किसी छोटे से दल को चंदे के नाम पर देते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा वापस अपनी जेब में टैक्स चोरी करके बचा लेते हैं। और वो छोटी पार्टी बिना चुनाव लड़े, बिना कुछ किए 1 लाख रुपया पा जाती है। बस ऐसी टैक्स चोरी का जरिया बन रहे देश में राजनीति के नाम पर अपनी अपनी पार्टी की दुकान चलाने वाले छोटे दलों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की दस्तक दी है। कानपुर से सिमर चावला के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो छोटे दलों की काली कमाई का ये खेल आपने देख लिया। और अब खबर हमारे देश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की, जिनके लिए नियम होता है कि बीते हुए लोकसभा चुनाव में जो पार्टी कुल वोट का कम से कम 1% प्राप्त करती है, हासिल करती है, उस पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या कंपनी खुद से चुनावी बॉन्ड खरीदकर पार्टी के खाते में वो जमा करवा सकती है। ऐसे चुनावी बॉन्ड से कितनी कमाई पार्टियों को की चंदे के रूप में होती है, इसका भी एक सच इसी साल के पहले महीने के हिसाब से समझ लीजिए, जहां जनता की कमाई बढ़ती नहीं और पार्टियों की कमाई घटती नहीं। जब जनता को इलाज के लिए अस्पताल तक लाने वाली सरकारी एम्बुलेंस खस्ताहाल होकर सड़क के किनारे पड़ी और खड़ी रहती हो, जब बिहार के कटिहार की ये तस्वीर बताए कि आम आदमी अब भी सरकारी खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के नाते गर्भवती महिला को ठेले पर अस्पताल लाने के लिए मजबूर है, तब ये बात आम जनता को पक्का चुभेगी कि 1 से 10 जनवरी के बीच देश में पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री 10 दिन के लिए खुली तो रिकॉर्ड 1,213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड पार्टियों को देने के लिए बिक गए। जब बिहार के हाजीपुर में एम्बुलेंस की हालत यूं हो कि पहले धक्का मारो तब स्टार्ट होती है, जब बिना धक्के के सरकारी अस्पतालों तक लाने वाली एम्बुलेंस को चलाया भी ना जा सके, सरकाया भी ना जा सके, जब हाजीपुर के सदर अस्पताल में हालत ये हो कि ज्यादातर एम्बुलेंस मरीज को सुरक्षित समय तक अस्पताल लाने की हालत में ना दिखे, जब धक्का मार ड्राइवर बनने की जगह एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल कर दे, तब संसाधनों के अभाव में भले जनता जिए, लेकिन तब भी राजनीतिक दलों के लिए देश में साधन, संसाधन और संपत्ति में इजाफा होता है। तभी तो पिछली बार जहां 10 दिन में 695 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री पार्टियों को देने के लिए हो गई थी, इस बार 10 दिन में ही उसकी डबल बिक्री 1,213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड के साथ साल की शुरुआत में आई। महंगाई और घटी कमाई के पिंजरे में फंसकर फड़फड़ाते आम आदमी की चिंता फिर क्यों होगी, जहां जनबल से ज्यादा धनबल हावी हो। नतीजा ये है, जब एक तरफ संसद में बताया जाता है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 1 मार्च 2020 तक 8,72,243 पद खाली पड़े हैं, तब ये भी जानकारी आ जाती है कि दिल्ली में 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 117 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की शाखा से पार्टियों को चंदे में देने के लिए बेचे गए। जब राज्यसभा में सरकारी आंकड़ा कहता है कि केंद्र के तहत आने वाली समूह ग की नौकरियों में 1 मार्च 2020 तक 7,56,146 पद खाली हैं, तब ये भी पता चलता है कि चुनावी दलों का पार्टी फंड वाला खाता भरने के लिए कोलकाता की स्टेट बैंक की शाखा से जनवरी के पहले 10 दिन में 154 करोड़ रुपए और मुंबई की शाखा से 489 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए। नियम के मुताबिक अब तक ये चुनावी बॉन्ड्स पार्टियों की चुनावी चादर में यानी खाते में पहुंच गए होंगे। मतलब ये कि साल के पहले 25 दिन के भीतर 1,213 करोड़ रुपए का चुनावी कल्याण देश के दलों का हो चुका है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
मुफ्त के वादे पूरे कैसे होंगे? मुफ्त के वादों को पूरा करने का पैसा कहां से आएगा? क्या मुफ्त के वादे करके वोट हासिल कर सत्ता लेकर जनता को ही मुश्किल में डाला जाता है? रेवड़ी कल्चर को लेकर कई दिनों से चल रही राजनीति में इन प्रश्नों को पूछने की आज एक बहुत बड़ी वजह देती रिपोर्ट आई। पंजाब में कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हो रही है। कर्मचारी प्रदर्शन करने लगे, तब जाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह विश्वास दिलाया कि आज शाम तक आपका वेतन दे दिया जाएगा। प्रश्न उठा कि आखिर 7 दिन सैलरी संकट की क्यों पैदा हुआ? हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ नहीं होगा, जीरो बिल आएगा। महिलाओं के लिए भी हमने ऐलान किया है कि हजार रुपए हर महिला को हम देंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे। 18 साल से ऊपर की जो भी महिला है। पंजाब में ऐसे ही वादों के दम पर सत्ता भगवंत मान को मिली। सरकार ने फिर पंजाब में फ्री बिजली का वादा भी थोड़ा देर से ही सही लेकिन पूरा किया। लेकिन समस्या सरकारी कर्मचारियों के सैलरी संकट की कहते ऐसी आई कि मार्च में बनी सरकार अगस्त की सैलरी सितंबर में वक्त पर नहीं दे पाई तो कर्मचारी नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन अलग अलग जगह पंजाब में होने लगे। वजह यह है कि पंजाब में जहां हर महीने की पहली तारीख को सरकारी कर्मचारियों का वेतन आ जाता था, वहां अगस्त का वेतन पंजाब में सितंबर की 7 तारीख की दोपहर तक नहीं पहुंचा। दावा हुआ कि ऐसा पहली बार हुआ। आगे कभी भी ऐसे नहीं हुआ। अब हमारी 8 तारीख हो गई है, हमको सैलरी नहीं मिली। सानू पैसा चाहिए था, सानू अपनी तनख्वाह टाइम सिर चाहिए है। बैंक खाते में उतने पैसे नहीं है कि हमारी किस्तें कटनी है। हमारी 25-30 हज़ार बैंक की किस्तें जा रही हैं, तो हम कहां से मांग के उनको पूरा करके अपनी किस्तें भरेंगे? वे बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे शहरों में जैसे मोहाली में रह रहे हैं, ट्राई सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे खर्चे दुगने हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहें एटलीस्ट टाइम पे आ जाएं। कर्मचारी परेशान हुए क्योंकि सैलरी वक्त में खाते में नहीं आई। आगे EMI चुकानी है, बच्चों की फीस भरनी है, घर की जिम्मेदारियां हैं। सियासत इस बात की शुरू हो गई कि ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है या मुफ्त के वादों को पूरा करने के चक्कर में पंजाब का खजाना खाली है। सरकारी यानी गवर्नमेंट स्टाफर्स की सैलरी एक हफ्ते डिले होने पर आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के बीच में तू मैं शुरू हो गया और अब वो घमासान में बदल गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बेफजूल के इल्जाम है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये पूरा मिसमैनेजमेंट है। 9,000 लोगों को हमने पक्का किया है, परमानेंट किया है। उसकी वजह से ये प्रोसेस में डिले हो गया था, इसीलिए ये 3-4 दिन डिले हो गया और सभी की सैलरी जो है वो आज जारी कर दी गई है। और दूसरा, हमने इन समय में 18,000 लोगों की नई भर्ती की है, नई रिक्रूटमेंट की है इस समय के दौरान। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम पंजाब सरकार ने किया और 3-4 दिन की डिले होगी, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रोसेस की डिले है, क्योंकि जब नए लड़के ज्वाइन करते हैं या जिनको हमने पक्का किया है, जिनको परमानेंट किया है, उनके प्रोसेस में थोड़ी डिले होगी और इस पे कोई बड़ी बात नहीं। जो बात वित्त मंत्री पंजाब के कहते हैं, क्या वही सच है? क्या अगर नए लोगों को नौकरी दी जाएगी तो वक्त से पुराने सैकड़ों हजारों लोगों को सैलरी देने में दिक्कत हो जाएगी, या फिर सच कुछ और? वजह समझने के लिए पंजाब की आर्थिक हालत देखिए। पंजाब सरकार के ऊपर इसी साल बिजली सब्सिडी के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का बोझ है। इसमें 18,000 करोड़ रुपए की वो फ्री बिजली शामिल है जो वादे के आधार पर देनी है। दिसंबर तक बकाया बिलों को भी माफ करने के चलते 1,298 करोड़ रुपए का बोझ है। पंजाब सरकार पर 20,122 करोड़ रुपए की ब्याज की अदायगी बाकी है। पेंशन के तौर पर 15,145 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। राज्य की आमदनी का 40% खर्च कर्ज चुकाने में चला जाता है, क्योंकि पंजाब सरकार पर अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। CAG की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 तक पंजाब का कर्जा बढ़कर 3,37,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। पंजाब की आर्थिक ECG ये कहती है कि पंजाब के बजट का सिर्फ 44.4% हिस्सा ही विकास कार्यों पर खर्च होता है और लगभग 60% हिस्सा कर्ज की अदायगी, ब्याज और दूसरे गैर विकास के कार्यों पर। क्या इसीलिए हर महीने जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने पर 2,000 करोड़ का खर्च है, उसे उठाने में पहली बार दिक्कत आई है?
हिंदुस्तान की जितनी स्टेट्स हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ ले और उनके एम्प्लॉयज से पूछ ले, 1 एवरी मंथ सैलरी चली जाती है हर स्टेट में। पंजाब है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कंप्लीट गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया है। चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर मानते ही नहीं है ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं केजरीवाल से। केजरीवाल पंजाब के फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्साइज सेक्रेटरी, तो सबको मीटिंग दिल्ली में मनाते हैं, जहां पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी वहां नहीं होते। और केजरीवाल की कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। केजरीवाल इज यूजिंग पंजाब। यही कारण है कि कोलैप्स होने के कारण आज सैलरीज नहीं आई, 7 दिन हो गए, एंड मुझे लगता है कि अगले महीने तो 15 तारीख हो जाएगी। पंजाब में पैसा लगातार, पंजाब के ट्रेजरी में, पंजाब के खजाने में लगातार पैसा आ रहा है। पहला स्टेट है जिसके जीएसटी की कलेक्शन 23% बढ़ी है। पिछले 6 मंथ में 23% जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी है। एक्साइज की 44% कलेक्शन बढ़ी है। और पंजाब में और जितने भी हमारे टैक्सेस हैं वो सबकी कलेक्शन बढ़ी है। पंजाब में पंजाब का खजाना जो है वो जो है तंदुरुस्त हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसमें पैसा आ रहा है। पूरी जितनी भी गारंटियां हैं हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जितनी गारंटियां इलेक्शन के दौरान दी थी, उन सभी गारंटियों पे हमारा काम शुरू हो चुका है और बहुत सारी गारंटियां हमने पूरी कर दी हैं। भगवंत मान सरकार दावा करती कि जो मुफ्त वाले वादे किए हैं वो भी पूरे होंगे और सरकार का खजाना भी भरा हुआ है, लेकिन कर्मचारियों में पंजाब के डर है कि भले अभी दावा हो कि सैलरी आ गई, क्या आगे वक्त पर वेतन मिल पाएगा। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पहले कुछ लोग तय करने लगे कि कौन क्या खाएगा, फिर कुछ लोग ये तय करने लगे कि कौन क्या पहनेगा। हमारे समाज में हमेशा आगे बढ़ने की सोचने वालों को यह कहा गया कि 4 लोग क्या कहेंगे। ऐसा डर शर्मनाक स्थिति पैदा कर देता है, जैसे राजस्थान की यह खबर आपको समाज की बेहद नीची सोच के बारे में, जहां शादी के बाद महिला का वर्जिनिटी टेस्ट कराया गया। महिला को अपमानित करने वाले परीक्षण के नाम पर पंचायत ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जिस महिला का पूरा चेहरा तक हम आपको नहीं दिखा सकते, पहचान नहीं बता सकते, इनकी पूरी कहानी आपको बताना बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में जब देश में भारत जोड़ो, विपक्ष जोड़ो, कर्तव्य पथ जैसी बहुत बड़ी बड़ी सियासी घटनाएं, राष्ट्रीय खबरें हैं, तब ये उस महिला की कहानी है जिसे शायद अब तक किसी ने न आपको दिखाया है न बताया है। भारत भले मंगल पर पहुंच गया हो, लेकिन समाज के कई हिस्से अब भी पाताल के नीचे सोच पर धंसे हुए हैं। दुनिया भले 21वीं सदी में जी रही हो, लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा में अब भी सदियों पुरानी दकियानूसी, डरावनी कुप्रथाएं चल रही हैं, जिनका शिकार हुई 24 साल की इस महिला की कहानी को इन्हीं से ध्यान से आप सुनिए। 11 मई को शादी हुई, 12 तारीख को मुझे विदाई हुई। मैं अपने ससुराल गई, 2-4 दिन उन्होंने अच्छे रखा। फिर हमारे समाज में जैसे शनिवार के दिन हमारे कुकड़ी रस्म होती है, तो शनिवार के दिन है ना, मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया है, कभी आज हमने ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जने जो भी लेडीज है उसको भेज देना। मेरी बुआ, मेरी चाची और मेरी मामी तीनों वहाँ पर आए शनिवार के दिन। वहाँ पर आने के बाद में हमारे मतलब कि दिन के टाइम वो रस्म निभाई, तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। तो शाम तक ये मैटर चला कि क्या हुआ, तो मैं डर के मारे उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे। तो फिर बाद में मारपीट हुई, तो फिर मैंने बताया कि मेरे साथ में ये घटना पहले हो चुकी है। सुनने के बाद ऐसी प्रथा को पालने वालों पर शर्म आएगी, जहां शादी के बाद एक तय वक्त पर कुकड़ी कुप्रथा के नाम पर महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट कराया जाता है। अपने हिसाब से बनाए गए एक तरीके से नई शादीशुदा महिलाओं को कुकड़ी कुप्रथा का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिन्हें खरी न उतरने पर पंचायत में मामला पहुंचता है। पंचायत फिर पापी मानकर महिला के ऊपर जुर्माना लगा देती है। भीलवाड़ा के इस मामले में पीड़ित महिला पर 10 लाख का जुर्माना पंचायत ने लगाया, जिसे न चुकाने पर महीनों से इस महिला को दर्द में झोंका जा रहा है। पंचायती की कि भाई कुकड़ी प्रथा में कभी खरी उतर नहीं पाई, तो इस समस्या का मतलब कि मुझे देना पड़ेगा सबूत के, मतलब कि ना मैं इस चीज में खरी नहीं उतर पाई तो दंड देना पड़ेगा।
दंड देना पड़ेगा। तो दंड इतना तो मेरे मम्मी पापा बेचारे है नहीं जो पंचों के दंड की तो भी बात हुई नहीं, फिर भी कम से कम नहीं 5-6 लाख से नीचे नहीं टूटता है दंड। मामला पुलिस तक पहुंचा है, जांच शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई अब तक न हुई। पीड़िता है उसके साथ उसके ससुराल प्लस पंचों द्वारा उसके साथ प्रताड़ना की गई और उसके साथ उसको दंड देने के लिए उत्पादित किया गया। तो इसके संबंध में ये प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसकी अभी जांच जारी है। अभी फिलहाल प्रकरण दर्ज हुआ है और अनुसंधान किसी प्रकार का हुआ नहीं है। अनुसंधान होने के बाद में ये पता चलेगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई उस राजस्थान की जहां आज भी महिलाएं शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट के नाम पर पंचायत की अदालत में चरित्रहीन करार दी जाने लगती हैं, जिनसे पाप के प्रायश्चित के नाम पर पंचायत पैसा वसूलवाती है। ये मामला पहला नहीं है, लेकिन आखिरी हो। इसीलिए जरूरी है कि राजस्थान की सरकार, महिला बाल विकास विभाग, महिला आयोग सब मिलकर दस्तक दें। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह इंडिया गेट नए अवतार में लोगों को वापस मिलने वाला है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ आधुनिक सुविधाओं के साथ 19 महीने बाद फिर से खुलने को तैयार है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके एक प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा 9 सितंबर को खुलेगा, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें ने हर भारतवासी को इसे देखने की जिज्ञासा से भर दिया है। भारत की बुलंद तस्वीर है ये। कर्तव्य पथ पर तेजी से बढ़ता भारत देखिए। नए भारत की शपथ, कर्तव्य पथ। गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। गुलामी की हर चीज से मुक्ति के प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद राजपथ के नाम को बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को अब तक पूरा देश राजपथ के नाम से जानता था, लेकिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, जिस दौरान वो कर्तव्य पथ को भी हरी झंडी दिखाएंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसी सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर के हिस्से को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जिसका पहला प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। विजय चौक से इंडिया गेट तक का रास्ता 20 महीने बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा, जिसमें आम लोगों की जरूरत का विशेष ध्यान रखा गया है। लोगों के घूमने फिरने के लिए रेड ग्रेनाइट वॉकवे बनाया गया है, जो लगभग 1.1 लाख वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। पहले ये रास्ता बजरी और रेत से बना हुआ था। 74 ऐतिहासिक लाइट पोल्स और चेन लिंक्स को नए सिरे से लगाया गया है। साथ ही 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स भी लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है, जहां 4087 पेड़ लगाए गए हैं। 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को दोबारा से विकसित किया गया है। यहाँ 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास लोग बोटिंग भी कर सकेंगे। यहाँ पर पार्किंग लॉट बनाया गया है। इस लॉट में 1125 गाड़ियाँ खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा इंडिया गेट के पास भी पार्किंग के लिए स्पेस है, जहाँ पर 35 बसें खड़ी हो सकेंगी।
महाराजा अनंगपाल तोमर से लेकर पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद अब तक दिल्ली के 700 साल के इतिहास में दिल्ली 7 बार बसी, 7 बार उजड़ी। इतिहास बताता है कि दिल्ली 7 बार बसी है और इसके साथ ही इतिहास का एक नया पन्ना, एक नई इबारत लिखी जा रही है। नई दिल्ली के इस राष्ट्रपति भवन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा तक, ऐतिहासिक इंडिया गेट तक, ये हेक्सागन यानी जहां 6 रास्तों का मिलन होता है, वहां तक का ये हिस्सा सेंट्रल विस्टा के नाम से मशहूर हो रहा है। दिल्ली को एक नई पहचान मिल रही है। इस नए इलाके को, इस पुराने इलाके को एक नई पहचान, एक नया पता, एक नया ठिकाना लोगों को मिल रहा है। यानी दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का एक और नया अध्याय लिखा जा रहा है। राजपथ के पास बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में CPWD ने यहाँ पर 5 वेंडिंग जोन बनाए हैं। हर जोन में 40 वेंडर होंगे। पीएम गुरुवार शाम को इसका उद्घाटन करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम 6 बजे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जो प्रतिमा आपको दिखाई पड़ रही है, फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पहले जिस समय इंडिया गेट बनाया गया था, उस समय जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, जिसे गुलामी का प्रतीक मानते हुए उसे हटा दिया गया। यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने की योजना थी, लेकिन प्रतिमा छतरी से बड़ी थी और छतरी में वो प्रतिमा समा नहीं रही थी। गांधी का व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यहाँ लगाई गई। नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा को एक अखंड ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। सरकार का कहना है कि उसका ये कदम अमृतकाल में नए भारत औपनिवेशिक मानसिकता के निशान को हटाने के उसके संकल्प को दिखाता है। इसके अलावा राजपथ देखने आने वालों को हो रही परेशानी सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दूर होने की उम्मीद है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा होने के बाद से यह विवादों में रहा है। ताजा विवाद राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने को लेकर है, जिस पर कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। वो सड़क जिस पर देश हर साल अपने गणतंत्र की शक्ति और साहस की परेड देखता है। वो सड़क जिसके दोनों ओर हिंदुस्तान की कार्यपालिका के 2 मुख्यालय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है। वो सड़क जो हिंदुस्तान में पावर सेंटर का प्रतीक है। उस राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले पर एनडीएमसी ने अपनी मोहर लगाते हुए इस फैसले की वजह भी समझाई। इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। अब तक की जो सामाजिक समीक्षा रही उसमें हम अधिकारों की बात करते रहे, लेकिन भूल गए कि कर्तव्य अधिकारों का ही दूसरा हिस्सा है। अगर हम कर्तव्य से प्रेरणा लेकर अपना अपना कर्तव्य का पालन करें तो कहीं ना कहीं उसमें दूसरे के अधिकारों का पालन खुद ब खुद हो जाता है। 1961 से पहले करीब 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था गवर्नर जनरल के गुजरने का रास्ता। 1961 में किंग्सवे सड़क के अंग्रेजी नाम का हिंदी तर्जुमा कर इसे राजपथ कर दिया गया। अब करीब 61 साल बाद राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है। आज तक राजपथ, इसके बाद कर्तव्य पथ, राह वही, पहचान नई। इतिहास को युवा और जवान रखने के लिए, समीचीन रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें नए पन्ने जोड़े जाएं, और वही पन्ने इस पूरे इलाके में जोड़े गए हैं। एक सुनहरी इबारत लिखी गई है, इतिहास का एक नया अध्याय, नया पन्ना लिखा जा रहा है, जिसमें इस पूरे इलाके को एक नया तेवर, एक नया कलेवर मिला है। वही इलाका है, वही लॉन्स हैं, अधिकतर पेड़ पौधे वही हैं, लेकिन उनकी सजावट नहीं है। उसमें नई कहानी लिख दी गई है, और वही कहानी गुरुवार यानी 9 सितंबर से लोग इसी कहानी को देखेंगे। प्रधानमंत्री 8 सितंबर को इसका
उद्घाटन करने जा रहे हैं और 9 सितंबर से आम जनता इस कर्तव्य पथ पर चलेगी। लेकिन राजपथ का नाम बदले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस को सरकार का फैसला रास नहीं आ रहा। कोई अकर्मण्य होता है, कुछ नहीं कर पाता तो इतिहास से छेड़छाड़ करता है। भाजपा चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, शहरों का नाम बदल दो, सड़क का नाम बदल दो, तो उससे उनको मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने का मौका मिलता है। राजपथ तो किसी ब्रिटिश क्राउन के नाम पे भी नहीं था, महारानी के नाम पे भी नहीं था, किसी आक्रांता के नाम पे भी राजपथ नहीं था। राजपथ एक सामान्य स्थल था जो राष्ट्रपति भवन को सड़क जाती है, उससे यहाँ आने वाला। कर्तव्य पथ से लोक कल्याण तक का रास्ता परिश्रम और परिणामों का रास्ता है। कर्तव्य पथ से लोक कल्याण के रास्ते पर वो लोग नहीं चल पाएंगे जो कि पॉलिटिकल पाखंड और पाप करके देश में अपनी सियासत करते रहे हैं। इसलिए उन लोगों में घबराहट भी है, नाम को लेकर भी हताशा निराशा दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश भी है और उन लोगों के लिए सबक भी है जो संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं। संविधान में कर्तव्य की बात भी है और अधिकारों की बात भी है। राजपथ का नाम बदले जाने पर विपक्ष भले ही नाराज हो, लेकिन कुछ इतिहासकार सरकार के फैसले के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। इससे अच्छा निर्णय कोई नहीं हो सकता। राजपथ, देखिए, राज तो चला गया था और जब भी इस राजपथ से गुजरते थे तो एक नकारात्मक ऊर्जा आती थी कि अंग्रेज तो जा चुके, राज तो जा चुका है, तो ये राजपथ यहाँ पे इसका नाम क्यों रखा है। एक्चुअली मैंने तो बहुत पहले ये मांग की थी कि इसका नाम आजाद हिंद पथ कर दिया जाए या स्वतंत्र भारत कर दिया जाए, लेकिन जो निर्णय सरकार ने लिया है मोदी जी ने कि कर्तव्य पथ किया जाए, ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय। साल 2016 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलने के साथ औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति की मुहिम मोदी सरकार ने शुरू की थी और पीएम के आधिकारिक निवास का पता 7 RCR से 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया था। इसी साल किंग जॉर्ज पंचम की जगह नेताजी ने ले ली। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इसी कड़ी में अब नई दिल्ली की इस अहम सड़क का नाम भी जुड़ गया है, जो अब राजपथ की बजाय कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। विवाद और कोरोना के बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। राहुल गांधी इसे पैसे की बर्बादी तक बता चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट को औपनिवेशिक गुलामी के इतिहास से छुटकारे के लिए बहुत जरूरी मानते हैं और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीर पिछले साल सितंबर की है, जब अमेरिकी दौरे से लौटकर आए पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का फर्स्ट हैंड प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान पीएम मोदी हर चीज को गौर से देखते हुए दिखे। उनकी चिंता उनके सवालों के साथ समझी जा सकती थी। पीएम मोदी ने पिछले साल इस प्रोजेक्ट को लेकर अपने लगाव का भी खुलासा किया और बताया कि वो क्यों इसे लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हैं। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचार यह आया कि ऐसी बुरी अवस्था में हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के संबंध में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, ये मेरे मन में होता था। वरना ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
20,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 11 इमारतों को रिनोवेशन के लिए गिराया जाएगा तो 4 इमारतें नए सिरे से बनेगी। जिसमें पीएम आवास, उपराष्ट्रपति आवास, संसद भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट शामिल है। संसद की नई इमारत पुरानी से 4,000 वर्ग मीटर बड़ी होगी, जिसमें लोकसभा सांसदों के लिए 876 और राज्यसभा सांसदों के लिए 400 सीटें होंगी। संयुक्त सत्र में 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। इसमें सांसदों के लिए लाउंज, महिलाओं के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, डाइनिंग एरिया जैसे कंपार्टमेंट होंगे। इस साल के आखिर तक नया संसद भवन बनकर तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। राहुल गांधी इसे फिजूल खर्ची बताते हुए विरोध में पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिख चुके हैं। लेकिन राहुल की तरफ से ये हमला पिछले साल किया गया था। अब कांग्रेस इसे लेकर उतनी हमलावर नहीं है, जिसकी वजह को पीएम ने बताया कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसका तय वक्त पर हो रहा निर्माण है। उपराष्ट्रपति के आवास से लेकर संसद की नई बिल्डिंग की समय सीमा पहले से तय है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ सालों में दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।